हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक वीडियो इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश से। तो देखिए, तुगलक वंश में पहले शासक हैं, इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो ये थे गाजी मलिक। अगले में कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो ये 1320 में बना था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इनको नियुक्त किया गया था दीपालपुर का सूबेदार। अगले में कह रहा है कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा जो सुल्तान था जो अपने समकालीन संत एक थे, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, इनको ये शत्रु मानता था। तो ये मानते थे गयासुद्दीन तुगलक। अगले में कह रहा है विजय के उपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी जो कि वारंगल थी, इसका नाम क्या कर दिया था। तो इसका नाम बदल के सुल्तानपुर रख दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हनुज दिल्ली दूर अस्त, ये कह रहा है ये जो कथन है किस सुल्तान को ये संबोधित कथन है। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक को। किसने कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत जो गयासुद्दीन है इन्होंने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने इस नीति को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसको नाम दिया गया है रस्मे मियानी अथवा मध्यपंथी नीति। ये इसको नाम दिया गया है बर्नी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी के निर्मित महल जो था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ठहरा था, ये कहाँ पे था। तो ये था अफगानपुर में। अगले में कह रहा है उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था। तो ये इसके निर्माता थे अहमद एयाज। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये कहा है बर्नी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था। तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये लकड़ी का महल था जहाँ पे ये ठहरे हुए थे, तो जो लकड़ी का महल था ये गिर जाता है। इसी में दबने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। अब अगला है दूसरे शासक है, इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अभी ये शासकों से संबंधित सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा जो ये वंश है मतलब दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत को जब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो इसमें अभी एक सेगमेंट और आएगा जो होगा कला और संस्कृति से रिलेटेड। जब हम लोग कला और संस्कृति को कंप्लीट करेंगे तो पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की जो कला संस्कृति है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी हम लोगों ने मुगल काल की जो कला एवं संस्कृति है उसको छोड़ रखा है। जब ये जो पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम दोनों ये सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो जो ये मुगल वंश और जो दिल्ली सल्तनत होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो इनको उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। अगले में कह रहा है कि सुल्तान का नाम जूना खां था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर कब बैठे थे। तो ये 1325 में बैठे थे। अगले में कह रहा है मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था। तो ये 40 दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सरस्यवर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया था। तो ये ले गया था दिल्ली से दौलताबाद। मतलब इसने अपनी जो राजधानी है वो उसको स्थानांतरित कर लिया था दिल्ली से दौलताबाद को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। तो ये ड्यूरेशन था 1326 से 27 की अवधि का ये समय है। अगले में कह रहा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो दौलताबाद है इसको अपनी नई राजधानी बनाने के पीछे कारण क्या था। तो इसके पीछे रीज़न यह था कि ये जो नगर है ये साम्राज्य के केंद्र में था। एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से चारों दिशाओं में समान कंट्रोल किया जा सकता था। तो इसी को ग्रिप अपनी बनाने के लिए मतलब चारों तरफ मजबूत पकड़ बनाने के लिए इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया था।
अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य केंद्र में स्थित था। यह कथन किसका है? तो ये है कथन जियाउद्दीन वर्णी का, क्योंकि जो केंद्र में था। तो ये कहा किसने है? तो ये कहा जियाउद्दीन वर्णी ने, ये उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? तो ये थी लगभग 700 मील। अगले में कह रहा है किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो ये कहा है इब्न बतूता ने, क्योंकि जो राजधानी परिवर्तन करने से कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, उल्टा वहाँ से नुकसान ही हुआ था। तो इसीलिए इसको कहा गया कि जो राजधानी परिवर्तन किया गया सुल्तान की दंडात्मक कार्य था। तो ये कहा है इब्न बतूता ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए थे। तो ये कहा है डॉक्टर के निज़ामी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये बताना है कि वक्तव्य किसने दिया था। तो देखिए इसमें कह रहा है कि नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया है कि नगर की इमारतें हों, महल हों या आसपास के इलाके हों, इसमें एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा है। इसी में कह रहा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त जो ये वक्तव्य है किसने दिया था? तो ये दिया था जियाउद्दीन वर्णी ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक से संबंधित यहाँ पे कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसामी और इब्न बतूता जो हैं उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साक्ष्य देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि होली के उत्सव में उसके भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिए गए हैं वो दोनों की दोनों सही हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसने कहा था कि मेरा जो साम्राज्य है वो रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। इसी में कह रहा है कि वैद्य सिर दर्द ठीक कर सकता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो और कुछ हो जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी करने जाऊँ कुछ गलत ही हो जाता है, मैं कुछ ठीक करने जाता हूँ कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार का कथन दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं का सही क्रम क्या है? तो इनमें देखिए पहला उन्होंने दोआब में कर वृद्धि की थी, उसके बाद ये राजधानी परिवर्तित करते हैं, उसके बाद ये सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं, उसके बाद खुरासान जो अभियान है इसको ये करते हैं। तो इन 4 सीक्वेंसों को याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ है? तो सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। अगले में कह रहा है कि सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक से। अब अगले में कह रहा है अमीरान ए सादाह, इसका कह रहा है उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का नाम क्या था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश से था? तो इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में या उन्हीं के शासनकाल में आया था। अगले में कह रहा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र में को हिंद और सिंध नाम का प्रयोग किसने किया था? ये किया था इब्न बतूता ने। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? ये कहा था एल्फिंस्टन ने। किसने कहा था? एल्फिंस्टन ने ऐसा कहा था। अब अगले में कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों में कौन सबसे ज़्यादा विवादास्पद था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले में कह रहा है किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में हुआ था। अगले में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए थे? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था, इसीलिए ये असफल हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा कितने पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी जो ये योजनाएं चलाते थे ये असफल हो जाती थी। तो कुछ में इन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं देता, तो कुछ इन्होंने ऐसा भी अपनी आशंका जाहिर की हुई है और कुछ इनके गलत ढंग से लागू करने की वजह से भी ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी इनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। अब अगले में कह रहा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ये माना जाता है कि ये काफ़ी विद्वान थे। अगले में कह रहा है किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रतन नाम से हिंदू को किसके शासनकाल में
राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगले में कह रहा है कि सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था? तो ये नहीं दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ सही कथन दिए गए, हमको जान लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि वह सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है वह गंगा जल का पान करता था, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है उसने हिंदू जो अमीर थे उनको नियुक्त किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसने कई विदेशियों, हिंदू और मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले में कह रहा है कि सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरसफ ने विद्रोह किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो इनका नाम था बहराम आइबा, उर्फ इन्हीं को कहते थे किसू खां, ये इनका नाम था। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं? तो ये हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगले में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से अति महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये था वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था, तो इसलिए ज़्यादा विद्रोह हो जाते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगोल नेता जिनका नाम था अलाउद्दीन तर्मासिरीन, इनका आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगले में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? तो ये ठट्टा अभियान के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये लिखा था बदायूनी ने। अब अगले शासक हैं, इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इनके बारे में ये कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुए थे? तो ये हुए थे 1351 में। अगले में कह रहा है सुल्तान फिरोज के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रज्जब। अगले में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की राजधानी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर को क्या कहा जाता था? तो इसी को कहा जाता था अबुवाब। ये क्या था? तो ये एक प्रकार का कृषि उपकर था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतिहासकार जिनका नाम है जियाउद्दीन वर्णी, इनके अनुसार कह रहा है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये इन्होंने माना है फिरोज शाह तुगलक को। किसने माना है कि ये एक आदर्श शासक थे? तो ये माना है जियाउद्दीन वर्णी ने। अगले में कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। अगले में कह रहा है दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने कह रहा अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने अपनी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1359 में। अगले में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने केवल वही कर वसूल किए थे जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी, मतलब जिन्हें इस्लाम स्वीकार करता था उसी को उसने कर लगाया हुआ था या वसूलता था। ऐसा कह रहा है कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? तो ये था सिंचाई कर। अगले में कह रहा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। अब अगले में कह रहा है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन सुल्तान लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। अगले में कह रहा है किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्या स्थापित किया था? तो दान का लंगर इन्होंने स्थापित किया था। अब अगले में ये कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। इसने गुलामों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य का जो खर्च है उस पर हज की व्यवस्था करने वाला सुल्तान पहला कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। अगले में कह रहा हुआ सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। अगले में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि दारुल सफ़ा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अब ये था क्या, ये भी जान लीजिएगा। तो ये एक खैराती अस्पताल था, याद रखिएगा दारुल सफ़ा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। अगले में कह रहा है कि सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है या कह सकते हैं उसका यूज होता है, जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका कह रहा है निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगले में कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान
जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेरशाह सूरी के विषय में, शेरशाह सूरी में से कह रहा है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किए थे, तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। अगले में कह रहा है दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किए हुए थे। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय उड़ीसा का राजा कौन था या शासक कौन था, तो ये थे भानुदेव तृतीय। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कटेहर, जिसको हम लोग रुहेलखंड कहते हैं, इसके शासक जो थे खड़कू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था, तो ये किया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय। जो खड़कू हैं इन्होंने विद्रोह किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सल्तनत काल में महदवियों का विद्रोह किसने दबाया था, तो ये दबाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगले में कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। क्यों बना? क्योंकि उसने सामंतों को अनुवांशिक बनने दिया था, इसलिए माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो दिल्ली की सल्तनत पतन के कारण माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, क्या कह रहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब कह रहा है अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी फिरोज शाह तुगलक को। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था। याद रखिएगा सल्तनत युग का अकबर कौन था, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कहा किसने था, तो ये कहा था हेनरी एलियट और एफ लिंस्टन ने। तो ध्यान दीजिएगा जो हेनरी एलियट हैं और एफ लिंस्टन हैं, इन्होंने सल्तनत युग का अकबर कहा था फिर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मकबूल खान जहाँ किस सुल्तान का वजीर था, तो ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। अब उत्तरवर्ती जो तुगलक काल है इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। तो अगले में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बनता है, तो ये बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ये इनका नाम था पूरा। अगले में कह रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली के पालम तक था, मतलब दुनिया के जो बादशाह हैं उनका शासन दिल्ली से पालम तक था, तो ये कहा जाता है नसीरुद्दीन महमूद के विषय में। अगले में कह रहा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 में किया था। अगले में कह रहा है तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है, तो ये तैमूर लंग को कहा जाता है। तैमूर लंग को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए युद्ध में पैर खराब हो जाने के कारण वो लंगड़ाते थे, इसलिए उनको तैमूर लंग कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तो ये किया था तुगलक वंश ने। अब अगला कह रहा है जो तुगलक वंश के शासक हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक है इनका शासन रहा है 1320 से 25 तक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो 1325 से 1351 तक रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जिनको कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनका अगर शासन देखा जाए तो 88 से लेकर 89 तक रहा है इनका। अबू बकर इसके बाद आते हैं 1389 से 90 तक रहे हैं ये। इसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये रहते हैं 1390 से 94 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये 1394 में आते हैं, बस कुछ ही समय के लिए ये रहते हैं। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आ जाते हैं, ये रहते हैं 1394 से 1412 तक। तो ये कुछ जो शासक थे उनका कब तक शासन था इसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला वंश स्टार्ट हो जाता है जो कि है सैयद वंश। तो याद रखिएगा सैयद वंश का जो काल है वो रहा 1451 तक। अब इसी में पहले शासक है इनका नाम है खिज्र खां, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था सैयद वंश का। अगले में कह रहा है सैयद वंश का संस्थापक कौन थे, तो ये थे खिज्र खां। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तैमूर प्रतिनिधि कह रहा है तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो खिज्र खां हैं ये कह रहा है पैगंबर की इनको वंशज को, जो खिज्र खां हैं ये पैगंबर का वंशज इनको माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जीता था, तो यदि जीता था दौलत खां लोदी से।
अगले में कह रहा है सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये धारण की थी रैयत ए आला की उपाधि। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो इनको नियुक्त किया गया था मुल्तान का सरदार या सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगले में कह रहा है किस अभियान से लौटने के बाद 1421 में खिज्र खां का देहांत हो गया था, तो ये आए थे मेवात के अभियान से। अगले में कह रहा है खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था, तो ये काले रंग के जो वस्त्र हैं इनको पहनकर शोक प्रकट किया गया था। अब अगले में कह रहा है कि लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः कह रहा है जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया था। इसी में कह रहा है कि सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में ये लिखता है, तो ये लिखता है खिज्र खां के विषय में। किसने लिखा है, तो ये लिखा है फरिश्ता ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था, जिनका नाम था जो पुत्र थे जो राज सिंहासन पर बैठते हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मुबारक शाह। अब अगले में कह रहा है सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल में उनका ऐतिहासिक कालानुक्रम हमको व्यवस्थित करना है। तो देखिए कालानुक्रमों में देखा जाए पहले खिज्र खां हैं, फिर मुबारक शाह हैं, फिर मोहम्मद शाह हैं, फिर आलम शाह हैं, तो ये इनका सीक्वेंस रहा है। अब अगले में कह रहा है सैयद वंश में कुल कितने वर्ष तक शासन किया, तो इन्होंने सिर्फ 36 वर्ष तक शासन किया है। अगले में कह रहा है किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया था, तो ये जो खिज्र खां थे ये खिलजी की सेना में सेना नायक के रूप में इन्होंने काम नहीं किया था। अगले में कह रहा है जसरत खोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ था, तो ये मुबारक शाह के समय में हुआ था। अगले में कह रहा है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे अलाउद्दीन आलम शाह। अगले में कह रहा है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था, तो ये था बहलोल लोदी। अब देखिए जो सैयद सुल्तान है इनसे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो खिज्र खां है इनका मतलब काल रहा है 1421 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगले हैं मुबारक शाह, इनका 1421 से 1434 तक कार्यकाल रहा है। मोहम्मद शाह की बात की जाए तो 1434 से 1444 तक रहे हैं। अलाउद्दीन आलम शाह की बात की जाए तो 1444 से 1451 तक का इनका जो शासनकाल है वो रहा है। तो ये सैयद काल के बारे में जो सैयद सुल्तान हैं उनके कार्यकाल का थे, कब तक थे, इनको हम लोगों ने देखा। अब अगला है लोदी वंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो लोदी वंश में पहला जो शासक है उनका नाम है बहलोल लोदी। तो इनके बारे में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे बहलोल लोदी। अगले में कह रहा है बहलोल लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1451 में। अब अगले में कह रहा है लोदी वंश का शासक किस जाति या प्रदेश से संबंधित था, तो ये था विशुद्ध अफगानी था, जो कि अफगान या पठान इसको कह सकते हैं। अगले में कह रहा है बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये लाहौर का गवर्नर था। अगले में कह रहा है बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वो राज्य कौन सा था, तो वो राज्य था जौनपुर। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिकृत कर लिया था, तो ये था जौनपुर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1489 में। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है या बंधुत्व ही राजत्व है, तो ये घोषित किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि लोदी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये समानता पर आधारित था। अगले में कह रहा है लोदियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये अफगान सरदारों की समानता के सिद्धांत पर आधारित था। अगले में कह रहा है बहलोल लोदी राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है बहलोल लोदी जनजातीय भावनाओं का आदर भी करता था, तो ये भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट इनके बारे में सही दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह लोदी शासक कौन था या सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, तो ये थे बहलोल लोदी। अगले में कह रहा है अफगान सरदारों के प्रति जो बहलोल लोदी है इनकी नीति क्या थी, तो ये थी संतुष्ट करने की व सम्मान देने की नीति। अगले में कह रहा है बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहता था, तो उनको मसनद ए आली कहकर पुकारा जाता था या मसनद ए आली उनको कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है बहलोल लोदी के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है उसने जौनपुर के सरकी सुल्तान हैं उनकी ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया थी, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा थी, ये भी सही है। थर्ड ये कह रहा है कि बहलोल लोदी हैं
इनके सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिकंदर लोदी से संबंधित अब क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिकंदर लोदी जो है, सुल्तान सिकंदर लोदी, ये किस वर्ष गद्दी पर बैठे? तो ये 1489 में बैठे। अगले में कह रहा है किस लोदी सुल्तान का नाम निज़ाम खां था? तो ये था सिकंदर लोदी का नाम, याद रखिएगा इनका क्या नाम था, निज़ाम खां इनका नाम था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है लोदियों में किसकी माँ हिंदू थी? तो ये सिकंदर लोदी की माँ हिंदू थी। अगले में कह रहा है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता? तो ये सिकंदर लोदी को दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापना की थी? तो ये सिकंदर लोदी का शासनकाल उस समय था। तो याद रखिएगा जो सिकंदर लोदी हैं वो गुरु नानक के समकालीन हैं। अब अगले में कह रहा है किस लोदी सुल्तान का नाम गुलरुखी था? तो ये सिकंदर लोदी का नाम था। अगले में कह रहा है लोदी वंश का सबसे शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी थे। अगले में कह रहा है किस सुहरावादी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने कह रहा है बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान किया और हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? तो ये थे शेख जमाली। कौन थे? शेख जमाली इनके साथ थे। अगले में कह रहा है जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों की दहेज के रूप में दिया जाता था, वह लोदी सुल्तान कौन सा था? तो ये था सिकंदर लोदी। अब अगला कह रहा है सिकंदर लोदी के विषय में सत्य कथन दिए गए हैं। तो देखिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि भू राजस्व जो निर्धारण है उसकी हेतु इन्होंने भूमि का मापन करवाया था, ये सही है। दूसरा कह रहा है यह एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय कराई गई थी, ये भी सही है। अन्य पर से कर समाप्त किया गया इन्हीं की समय, ये भी सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं सिकंदर लोदी के बारे में। अब अगले हैं इब्राहिम लोदी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये किया था खतौली की युद्ध में। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो खतौली का युद्ध हुआ ये हुआ कब था? तो ये 1518 में हुआ था। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता? तो ये घोषित किया था इब्राहिम लोदी ने। अब अगले में ये कह रहा है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ? 1526 में हुआ। अगले में कह रहा है पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगले में कह रहा है कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था? तो ये थे इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा ऐसे शासक थे जो लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। अगले में कह रहा है इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1526 में हुई। अब लोदी सुल्तान के अंतर्गत कौन कौन से सुल्तान हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए बहलोल लोदी रहे हैं जिनका रहा 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। अब अगला देखिए अगला क्या है। तब देखिए यहाँ से जो सल्तनतकालीन संस्कृति है वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट दिया गया है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको कम से कम 3-4 वीडियो को ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो जो ये सल्तनतकालीन सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो मुगलकालीन सभ्यता संस्कृति छूटी हुई है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब मतलब पूरी तरह से ये जो सेगमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कला एवं संस्कृति को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये जो मुगलकालीन जो ये पहले दिल्ली सल्तनत की सभ्यता संस्कृति इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो मुगलकालीन सभ्यता संस्कृति है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों को कंप्लीट कर लेने के बाद ये पूरी तरह से हमारा सिलेबस होगा दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन इतिहास का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।